Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. Let's learn some daily use English sentences. In this lesson, I'm going to teach you three advanced English structures and these are very important English structures. देखिए ये लेसन आपने एंड तक देखना है. इसमें मैं आपको तीन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स बताने लगी हूँ. ये जो डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं. आपको इसमें कुछ नई चीज़ें बतानी है. जब मैं इंग्लिश सीख रही थी उस वक्त मैं इस तरह के सेंटेंसेस में और जो मैं फ्रेजेस आपको इसमें एक्सप्लेन करने लगी हूँ उसमें बहुत कंफ्यूज होती थी. यहाँ पर मैं आज इस लेसन में आपको वो फ्रेजेस जो है ना उनकी कन्फ्यूजन सारी क्लियर कर दूंगी. आपको उसके बाद अब मैं जब आपको बताऊंगी आपको खुद समझ में आएगी. हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हो. ठीक है, तो आज आपकी वो सारी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह जो है वो खत्म होगी. आज ये लेसन जब आप खत्म करेंगे ना तो आप खुद एंड पे कहेंगे कि इसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा है. ठीक है, तो अच्छा जी चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स हमारा जो पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वो ये है कि जैसे हम इस तरह के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि आज के बाद से मैं यहाँ नहीं आऊंगी. ठीक है, या अब से तुम लोग मुझे सर कहोगे, या आगे से मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी. ठीक है, अब आप इसमें इन सेंटेंसेस में कॉमन सेंस पर देखें कि आज से, अब से, आज के बाद से या आगे से क्या मतलब होता है इन सब का. जो इस तरह के हम उर्दू या हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं उसका ये मतलब होता है ना कि इस वक्त जो मोमेंट इस वक्त है, अब ये जो भी डिसीजन है या ये जो भी काम है ये इस मोमेंट में स्टार्ट होगा और ये फ्यूचर में ऐसे रहेगा. पास्ट में ये ऐसे नहीं था लेकिन इस वक्त ये स्टार्ट होगा और इसके बाद से ये ऐसे ही रहेगा. ठीक है, इस तरह से जो हम अब इसके लिए हमारे पास जो इंग्लिश में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है या जो फ्रेजेस है जिसको हम यूज करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या है. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑन, एज ऑफ नाउ, henceforth. मैं बहुत कंफ्यूज होती थी इन फ्रेजेस में, स्पेशली एज ऑफ नाउ, एज फॉर नाउ. एज फॉर नाउ को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ. एज ऑफ नाउ, henceforth, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी कि इनमें डिफरेंस क्या है. इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. आप देख लें कोई भी लैंग्वेज होती है ना उसमें ये लैंग्वेज की ब्यूटी होती है कि उसमें एक ही सेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास वैरायटी मौजूद होती है. वैरायटी ऑफ फ्रेजेस मौजूद होते हैं या वैरायटी ऑफ वर्ड्स मौजूद होते हैं जिसमें आप एक ही बात को या एक ही सेंस को जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं वो आप डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिफरेंट फ्रेजेस यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये एक लैंग्वेज की ब्यूटी होती है. जब मैं सीख रही थी इंग्लिश तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी. कोई मुझे एक्सप्लेन नहीं करता था कि इन सबके सेम मतलब है, ये एक ही सेंस में यूज होते हैं. तो इसको मैंने रिसर्च करके समझा और मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑन, एज ऑफ नाउ, henceforth. इसका मतलब ये होता है कि अब से, आज से, अभी से. मतलब कि एक काम है जो इस मोमेंट में स्टार्ट होगा और ये फ्यूचर में आगे चलेगा. ठीक है, इसकी ये सेंस होती है. अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं. देखिए जैसे आपने ये कहना है कि आज के बाद से मैं यहाँ नहीं आऊंगी या आऊंगा, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट कम हियर, या फ्रॉम नाउ ऑन. ऑनवर्ड्स का शॉर्ट है फ्रॉम नाउ ऑन, कि अब से, आज के बाद से मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी. ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स या फ्रॉम नाउ ऑन. अब इसी तरह से एज ऑफ नाउ आई विल नॉट कम हियर या henceforth आई विल नॉट कम हियर, कि अब के बाद से मैं ऐसे ये वाला काम नहीं होगा. ठीक है, जैसे अब हमारा नेक्स्ट जो डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस है वो है कि अब से तुम लोग मुझे सर कहोगे. होता है ना, टीचर्स अक्सर कहते हैं, या अब से तुम लोग मुझे मेरे नाम से पुकारोगे, या अब से तुम लोग मुझे मैम कहोगे. ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स या फ्रॉम नाउ ऑन. You guys will call me sir, या you guys will call me ma'am, या you guys will call by my name, कि आप लोग मुझे मेरे नाम से पुकारोगे. या henceforth you guys will call me sir, या as of now. as of now का मतलब ये होता है कि you guys will call me, मतलब अब से, आज से, आज के बाद से. ठीक है, अच्छा जैसे अगला हमारा जो है वो सेंटेंस है कि आगे से मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी. होता है ना, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाते हैं, हस्बैंड को नहीं पसंद आता है कि क्यों मेरे से इतने सवाल पूछ रही है, तो बीवियां गुस्से में बोल देती ना, बस आगे से मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी. इसको भी आप इन तमाम ये जो चार फ्रेजेस मैंने बताई हैं इनको, इनमें से कोई सी भी यूज करके आप इसको बोल सकते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चंस, कि मैं तुमसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछूंगी. ठीक है, या henceforth आई विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, या आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन. ठीक है, आई विल नॉट आस्क यू, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू. वही बात है कि वर्ड टू वर्ड एक्सप्ले ट्रांसलेशन मत किया करें.
आप सेंटेंस की या जुमले की सेंस को पकड़ा करें कि अच्छा इसमें कहना क्या चाह रहे हैं और उसके लिए इंग्लिश में हमारे पास क्या अवेलेबल है, बस उस सेंस में उसको एक्सप्लेन किया करें, ठीक है। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है, जो हमारी सेकंड एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको पिछले अभी ठहरे देखे, जैसे ये मैं बोल रही हूँ कि फिलहाल मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, या अभी के लिए पुराना जूता ही पहन लो, या फिलहाल औरतों को इजाजत नहीं है। आप ये कहेंगे कि फिलहाल पे तो मैम आपने पहले वीडियो बनाई हुई है, हाँ बनाई हुई है, लेकिन इसमें मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करने लगी। अगर आप मेरे रेगुलर वॉचर हैं तो आपने हो सकता है कि ये मेरे फिलहाल जो है इस पे मेरे प्रीवियस वीडियो देखी हुई हो। देखिए यहाँ पर जो फिलहाल है एज फॉर नाउ, मैं एज ऑफ नाउ और एज फॉर नाउ में बहुत कंफ्यूज होती थी जब मैं सीख रही थी इंग्लिश, क्योंकि एज ऑफ नाउ और एज फॉर नाउ में जो स्लाइट डिफरेंस है, एक तो ये लगते भी एक जैसे एज ऑफ नाउ और एज फॉर नाउ भी, लेकिन इनमें इनके सेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे एज ऑफ नाउ है उसका मतलब होता है अब से, मतलब अब पहले तो पास्ट में वो काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब से वो इस वक्त से स्टार्ट हो रहा है और वो फ्यूचर में रहेगा। एज फॉर नाउ का मतलब ये होता है कि फिलहाल, फिलहाल की सेंस आप देख लें कि हम उर्दू में कब यूज करते हैं, हम उर्दू में तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि अब से शुरू तो हो रहा है लेकिन फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है। आप जो कहना चाह रहे थे ना कि थोड़े वक्त के लिए है, आगे जाकर कुछ कुछ देर के बाद ये चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो तब हम एज फॉर नाउ यूज करते हैं, और इसके लिए हम फॉर नाउ भी यूज कर सकते हैं, जस्ट फॉर नाउ भी कह सकते हैं कि अब से ये ऐसे है, अब से नहीं सॉरी, फिलहाल के लिए ये ऐसे है, ठीक है, या फॉर द मोमेंट ये ऐसे है, या एट द मोमेंट भी इसके लिए यूज होता है, या फॉर द टाइम बीइंग भी इसके लिए यूज होता है, ठीक है। आप ये सारी देख लीजिए, ये सारे फ्रेजेस या स्ट्रक्चर्स हैं, इनको अगर आपने ये कहना है कि फिलहाल के लिए ये बात ऐसे है, या अभी के लिए ये चीज़ ऐसे है, हो सकता है कि फ्यूचर में, उसमें इम्प्लीकेशन ये होती है ना कि हाँ फ्यूचर में हो सकता है कि ये चीज़ चेंज हो जाए, तो तब हम ये यूज़ करते हैं जब सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे हमारा ये डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस है कि फिलहाल मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, मतलब कहने का मतलब इसमें यही ना कि अभी के लिए इतना बता सकता हूँ, फिलहाल के लिए इतना बता सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे पास इंफॉर्मेशन ही इतनी हो, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा बता पाऊँ, मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। तो उसमें हम ये सारे जो है कि फॉर द मोमेंट दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, या एज फॉर नाउ दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, या फॉर नाउ दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, या फॉर द टाइम बीइंग दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, ठीक है। ये तमाम फ्रेजेस आप यूज करके इस सेंस को फिलहाल या अभी के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस में कि एज फॉर नाउ भी यूज कर सकते हैं, फॉर नाउ भी यूज कर सकते हैं, फॉर द मोमेंट भी यूज कर सकते हैं, एट द मोमेंट भी यूज कर सकते हैं, फॉर द टाइम बिंग भी यूज कर सकते हैं। ये सारी इनकी सेंस सेम ही है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे हमारा अगला डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस है कि अभी के लिए पुराना जूता ही पहन लो। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं ना कि बेटा अभी के लिए पुराना जूता पहन लो, बाद में नया खरीद लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि फॉर द मोमेंट वेयर ओल्ड शूज, वी विल बाय द न्यू वंस लेटर, ठीक है, कि हम बाद में नए वाले खरीद लेंगे, ठीक है। या एज फॉर नाउ वेयर ओल्ड शूज, या फॉर नाउ वेयर ओल्ड शूज, या फॉर द टाइम बीइंग बेटा वेयर ओल्ड शूज एंड वी विल बाय द न्यू वंस लेटर, ठीक है, कि हम बाद में नए वाले जो हैं वो खरीद लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखें, जैसे फिलहाल औरतों को इजाजत नहीं, अक्सर आपने देखा होगा कहीं ऑफिस वगैरह में या कोई बिल्डिंग वगैरह में होता है ना कि समटाइम्स लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर फिलहाल औरतों को इजाजत नहीं आने की, या बच्चों को इजाजत नहीं आने की। कोविड की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे था कि मतलब बच्चों को यहाँ पर आने की इजाजत, क्योंकि बच्चे जर्म्स जरा जल्दी कैच कर लेते हैं ना, तो या मर्दों को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं। अब ये फिलहाल जो होता है या अभी के लिए जो होता है, उसका यही मतलब है ना कि अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए ये पाबंदी लगाई गई है, फ्यूचर में हो सकता है कि इजाजत दे दी जाए, ठीक है। तो उसको जैसे हम बनाएंगे वही कि फॉर द मोमेंट वुमेन आर नॉट अलाउड, या चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड, या मेन आर नॉट अलाउड, या एज फॉर नाउ अभी के लिए, या फॉर नाउ वुमेन आर नॉट अलाउड, ठीक है, या फॉर द टाइम बीइंग वुमेन आर नॉट अलाउड, ठीक है। कि इसी तरह से हमने ये जुमले बनाए हैं। अब हम है कि तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हम तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो, तुमने खामखा उसको डांट दिया, या तुम खामखा उसे समझा रहे हो। अब इस तरह के जो हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जब बोलते हैं, तो आपने इसे नोट किया कि इसमें हम दो वर्ड्स हमारे पास है उर्दू में बोलने के लिए, एक खामखा है और एक बिला वजह है। अब देखिए उर्दू में भी तो हमारे पास वैरायटी है ना। अब खामखा या बिला वजह जो है, इनका क्या मतलब है, कोई फर्क है? सेम फर्क, सेम मीनिंग है इन दोनों का, ठीक है। हम जुमलों में खामखा भी बोल सकते हैं, बिला वजह भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो
इंग्लिश में भी हम इसी तरह से इसको दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर नो रीजन भी बोल सकते हैं, विदाउट एनी रीजन भी बोल सकते हैं, कि दोनों दोनों ही ठीक है, दोनों में से जो मर्जी आप बोल लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमारा ये डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस है कि तुम खाम खा मुझ पे शक कर रही हो। अब इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, यू डाउटिंग मी फॉर नो रीजन, या यू आर डाउटिंग मी विदाउट एनी रीजन, ठीक है। तुम डाउट कर रही हो मुझ पे बिला वजह, या तुम शक कर रही हो मुझ पे खामखा, ठीक है। दोनों में सेंस आपकी जुमले की वही जा रही है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुमने खामखा उसे डांट दिया। होता है ना समटाइम्स के बाद में आपको अंदाजा होता है कि हो उसकी तो गलती नहीं थी, तो आप ये कह सकते हैं यू स्कोल्डेड हर फॉर नो रीजन, या यू स्कोल्डेड हर विदाउट एनी रीजन, या समटाइम्स आप भी कह सकते हैं मैंने खामखा उसको डांट दिया, मुझे उसे माफी मांगनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि आई स्कोल्डेड हर फॉर नो रीजन, आई मस्ट अपोलोजाइज हर, ठीक है, कि मैंने खामखा में उसको डांट दिया, मुझे उसे माफी जरूर मांगनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से तुम खामखा उसे समझा रहे हो। अब देखिए जब मैंने ये सेंटेंस बनाया तो मैंने ये लिखा कि यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड स्लैश एडवाइजिंग हिम फॉर नो रीजन, ठीक है। मेकिंग हिम अंडरस्टैंड फॉर नो रीजन या एडवाइजिंग हिम फॉर नो रीजन। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत किया कीजिए, सेंस पकड़ा करे जुमले की कि जुमले की सेंस क्या है, और उस हिसाब से देखा करे कि इंग्लिश में आपके पास राइट उसके लिए वर्ड क्या है या फ्रेज क्या है। जैसे किसी को समझाना होता है ना, जैसे आप कोई मैथ्स की कोई क्वेरी समझा रहे हैं किसी को, तो उस वक्त आप उसको मेक हिम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे आपने किसी को जाके कहना है, किसी बड़े को या किसी टीचर को, कि मुझे ये क्वेरी आप समझा दें प्लीज, तो आप कहेंगे काइंडली सर, या काइंडली मैम, या काइंडली ब्रदर या सिस्टर, मेक मी अंडरस्टैंड दिस क्वेरी। मेक मी अंडरस्टैंड भी कह सकते हैं उस वक्त, या एक्सप्लेन भी कह सकते हैं कि काइंडली सर एक्सप्लेन दिस क्वेरी टू मी, ठीक है, कि मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए या मुझे समझा दीजिए। इसी तरह से जब हम किसी छोटे बच्चे को, कुछ किसी ने कुछ गलत किया है, कोई बच्ची है या कोई बच्चा है, जैसे उसने कुछ गलत किया और आप उसको समझा रहे होते हैं। अब उर्दू में हम दोनों सेंसेस में, कोई क्वेरी को समझाना हो तब भी हम समझाना वर्ड यूज करते हैं, या किसी ने कुछ गलत किया है या कोई किसी भी तरह की कोई गलती की और तब आपने उसको समझाना है कि बेटा ये काम ना किया करो, ये आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, यही वक्त है जो है ना फ्यूचर बनाने का, तो उस वक्त भी हम जो है वो उर्दू में तो समझाना वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में उस वक्त आपके लिए एडवाइस वर्ड है। आप उस वक्त उसको नसीहत कर रहे होते, तो एडवाइस ज्यादा मतलब मेक हिम अंडरस्टैंड उस वक्त भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एडवाइस बोल देंगे तो क्योंकि उस वक्त नसीहत आप उसको कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। करेक्ट दोनों ही है, बस एक्सप्लेन करने का तरीका है कि आप किस वर्ड को उस वक्त एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी सेंस को बोलने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड या यू आर एडवाइजिंग हिम फॉर नो रीजन, बोथ आर करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपने कुछ नया सीखा है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।